डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वंश गुप्त वंश के बारे में। सबसे प्रसिद्ध इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिस काल का हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उस काल के बहुत सारे स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। इसलिए हम बहुत सारी बातें जो हैं वो गुप्त काल के बारे में जानते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि कुषाणों के पतन के पश्चात, कनिष्क की मृत्यु के पश्चात भारत एक बार फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो समाप्त हो चुकी थी। लेकिन तीसरी शताब्दी के अंत में मगध में एक बार फिर से एक नए राज्य का उत्थान होना आरंभ हुआ और ये राज्य धीरे धीरे इतना विकसित और संगठित होता चला गया, शक्तिशाली होता चला गया कि इस राज्य के या इस वंश के जो गुप्त वंश जिसको हम कह रहे हैं, गुप्त वंश के जो ये जो काल था, ये गुप्त वंश का काल था। तो गुप्त वंश के राजाओं ने लगभग 7वीं शताब्दी तक शासन किया, यानी तीसरी शताब्दी के अंत से लेकर के 6ठी शताब्दी के मध्य तक इस वंश के राजाओं ने यहाँ मगध में शासन किया और उन्होंने एक बार फिर से भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न किया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहे। उन्होंने एक विशाल राज्य भी बनाया और उसमें भारत को एक मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति जो थी वो प्रदान की थी। इस वंश के राजाओं में श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे नाम जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले क्योंकि इतिहास के स्टूडेंट्स हैं तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी वंश के बारे में, जिस भी काल के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले हमें उस वंश के स्रोत जो हैं उनको ढूंढना पड़ता है, यानी वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो गुप्त शासन काल के बारे में, गुप्तों के काल के बारे में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिनमें साहित्यिक सोर्सेज हैं। साहित्यिक आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो भी हमारे पास रिटन प्रूफ होते हैं, चाहे वो ग्रंथ हैं या कोई नाटक हैं या कोई कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो जो लिखित रूप से हमें मिलते हैं वो हमारे साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो गुप्त काल को जानने में हमारे पास बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, जिनमें हिंदू धर्म के ग्रंथ, पुराण हैं, प्रमुख हैं। पुराण जिनकी संख्या 18 है और इन पुराणों में गुप्त काल और उस समय के भारत के समाज और धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, रीति रिवाजों और संस्कृति की बहुत सारी जानकारी हमें मिलती हैं। इन 18 पुराणों में कुछ नाम हमें याद रखने चाहिए, जिनमें बहुत जो प्रसिद्ध पुराण हैं उनमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि। और इन पुराणों में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं, प्रशासनिक प्रबंध, समकालीन जो शासक थे उनके बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ हैं जो नाटक के रूप में लिखे गए हैं, और कुछ लेखक हैं जिन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं। उनमें वज्जिका नामक एक लेखिका थी जिसने 4ठी शताब्दी में कौमुदी महोत्सव नामक एक नाटक लिखा था, और इसमें मगध की राजनीतिक स्थिति का हमें पता चलता है उस काल की। इसी तरह से शूद्रक एक और नाटककार था, लेखक था, जिसकी रचना मृच्छकटिक बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें हमें गुप्तकालीन सामाजिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से विशाखदत्त नाम का जो लेखक है उसके द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं वो भी हमें गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। विशाखदत्त द्वारा देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जैसे नाटक जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस काल का यानी गुप्त काल का जो सबसे प्रसिद्ध लेखक और कवि या नाटककार जो था वो था कालिदास। और कालिदास की जो रचनाएं हैं वो हमें गुप्त काल के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं। कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम
मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीय और रघुवंश, मेघदूत जैसे ग्रंथ जो उल्लेखनीय हैं। और इन सभी ग्रंथों से हमें गुप्तकालीन इतिहास और उस समय की सामाजिक और धार्मिक दशा के महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु हमें मिलते हैं। इसी तरह से वात्सायन एक और लेखक था इस काल का, जिसका ग्रंथ कामसूत्र बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसमें गुप्तकालीन वेशभूषा, आभूषण, मनोरंजन के साधनों, ललित कलाओं और नागरिक जीवन के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित एक और लेखक था इस काल का, गुप्त 7वीं शताब्दी का। हालांकि वो हर्ष का राजकवि था, बाण भट्ट, लेकिन उसके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है हर्षचरित, उसमें गुप्तकालीन राजाओं का भी वर्णन हमें मिलता है। इसी तरह से कमंदक एक और राइटर था, जिसके द्वारा लिखित ग्रंथ नीतिसार हमें बहुमूल्य जानकारी देता है। ये तो थे साहित्यिक जो स्रोत। इसके अलावा फाहियान एक चाइना का जो एक यात्री था, चीनी यात्री था फाहियान, वो गुप्त काल में भारत आया था और उसने भारत में जब वो 4-5 साल 5-6 वर्ष वो यहाँ पर 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक वो भारत में रहा था, लगभग 6 साल या 5 या 6 साल। अपनी इस यात्रा के दौरान उसने जो कुछ अपने आंखों से देखा था वो उसने अपनी पुस्तक फोकोकी में लिखा है। तो हालांकि उसने उसकी जो भारत की यात्रा थी वो एक धार्मिक यात्रा थी, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो भारत आया था, लेकिन जाने अनजाने में उसने गुप्तकालीन व्यवस्थाओं के बारे में और समाज और राजनीति के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वर्णन जो है वो किया है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों के अलावा हमारे पास गुप्त काल के राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्के महत्वपूर्ण प्रकाश जो है वो डालते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए थे और उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। ध्यान रहे, गुप्त काल में जितने सोने के सिक्के हमें मिलते हैं वैसे उतने सोने के सिक्के हमें किसी अन्य काल में प्राप्त नहीं होते। तो इसके लिए ये बात आपने ये ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चांदी के सिक्के भी प्रचलित थे और तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। और ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों से हमें गुप्त राजाओं के नाम, उनकी उपाधियाँ, उनके शासनकाल, उनके चरित्र, उनकी सफलताओं, उनके कला, उसमें की कला, भाषा और धर्म और अर्थव्यवस्था की हमें प्रामाणिक जानकारी जो मिलती है। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त प्रथम के एक सिक्के में उसको तथा उसकी रानी कुमार देवी की प्रतिमा जो है वो उत्कीर्ण है। उसकी दूसरी ओर लिच्छवे शब्द उत्कीर्ण है। इससे चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवी वंश के साथ वैवाहिक संबंध की जानकारी मिलती है। इसी तरह से समुद्रगुप्त के वीणा के चिन्ह वाले सिक्के उसके संगीत प्रेम को दर्शाते हैं। इसी प्रकार उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से यह पता चलता है कि वह एक वीर पराक्रमी शासक था और उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो आप समझ सकते हो कि सिक्के हमें राजाओं के चरित्र और उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी देने में महत्वपूर्ण क्या कहते हैं सहयोग करते हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन अभिलेख भी हमें मिले हैं और उन अभिलेखों से भी हमें गुप्तकालीन राजाओं के उपलब्धियों का और चरित्र का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त के काल में बना हुआ इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और ये जो अभिलेख था इलाहाबाद का या प्रयाग का, उसमें उसको हरिसेन, जो कि इसका सेनापति और कवि भी था समुद्रगुप्त के काल का, उसने लिखवाया था और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। तो इसी तरह से क्या कहते हैं एरन के जो अभिलेख मिले हैं, जिसमें समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी हमें मिलती है। मेहरौली दिल्ली में जो लौह स्तंभ मिला है और उदयगिरी गुफा अभिलेख जो हमें मिले हैं, उसमें हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी गांव में जो अभिलेख हमें मिला है उसमें हमें स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने का वर्णन मिलता है। तो ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष जो हैं आज भी हमें जो हमें गुप्त काल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं ये हमें नहीं भूलने। इसके अलावा गुप्त काल के स्मारक भी हैं कुछ।
उस काल में बने हुए मंदिर अभी भी हम उनके कुछ ढांचों को देख सकते हैं, जिनमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरी गांव का देव मंदिर, ये सारे मंदिर जो हैं वो अपनी उत्कृष्ट कला के कारण प्रसिद्ध हैं। इनमें गुप्त काल की कला के क्षेत्र में हुए विकास और गुप्त शासकों की धार्मिक नीति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बनी मूर्तियाँ गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता का स्पष्ट प्रमाण है। अजंता और एलोरा और बाघ की गुफाओं में बने चित्र गुप्त काल के चित्रकला के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये जो जितने भी सोर्सेज हैं ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण सोर्स हैं, और इनसे हमें गुप्त काल के राजाओं के बारे में और उनकी महान उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये तो थे सोर्सेज। अब है कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने की थी 240 ईस्वी में मगध में, और उसने 280 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद उसका बेटा 280 ईस्वी में 280 ईस्वी से 319 तक शासक रहा। लेकिन ये दोनों शासक जो थे वो एक किस्म से अधीनस्थ राजा, यानी ये स्वतंत्र राज्यों की स्थापना ये लोग नहीं कर पाए थे। इसलिए जब घटोत्कच गुप्त की मृत्यु के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसलिए गुप्त वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है, क्योंकि वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया, और उसने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा खासकर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ जो उसका विवाह हुआ वो एक उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो मानी जाती है। कुमार देवी के साथ उसका जो विवाह हुआ था उससे उसने अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त भारत के सबसे प्रसिद्ध और महान विजेताओं और शासकों के रूप में याद किया जाता है। उसने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था, और उसने अपने शासनकाल में गुप्त राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। वह एक महान विजेता प्रमाणित हुआ। वह जिधर भी निकला सफलता ने उसके पांव चूमे। समुद्रगुप्त के जीवन तथा विजयों के संबंध में हमें उसके राजकवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसे संस्कृत में लिखा गया था और इसमें कुल 33 लाइनें हैं। उस स्तंभ लेख से हमें उसकी उत्तर भारत की विजयों, दक्षिण भारत की विजयों और जंगली जातियों पर विजय, गणतंत्री जातियों द्वारा उसकी अधीनता को स्वीकार करना, सीमांत प्रदेशों की अधीनता और उसके अश्वमेध यज्ञ करने की घटनाओं का जो है वो जिक्र मिलता है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, और इस प्रकार उस समय के लगभग सारे भारतीय शासक उसकी वीरता और महानता को स्वीकार करते थे। हालांकि यह ठीक है कि अशोक जितना बड़ा साम्राज्य समुद्रगुप्त का नहीं था, परंतु उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले दूर दक्षिण तक फैले हुए थे। समुद्रगुप्त की महानता और उसकी विजयों के लिए इतिहासकारों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, और उसकी तुलना फ्रांस के महान विजेता नेपोलियन के साथ की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विदेशी इतिहासकार उसको भारतीय नेपोलियन, खासकर V.A. स्मिथ जो इतिहासकार हैं, उन्होंने उसकी तुलना की है कि वो भारत का नेपोलियन था। लेकिन भारतीय इतिहासकार उसको नेपोलियन से भी कहीं महान मानते थे, क्योंकि नेपोलियन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हार का सामना किया था, जबकि समुद्रगुप्त अपने जीते जी कभी भी नहीं हारा था। तो इसलिए जो भी हो, समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। नेपोलियन के साथ तुलना करना उसकी महानता को कहीं भी कम नहीं करता। तो इस तरह से समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक था।
वो एक महान योद्धा था, महान साम्राज्य निर्माता था, महान कूटनीतिज्ञ था, कुशल शासक प्रबंधक था और सहिष्णु शासक था। हिंदू धर्म का अनुयायी होने के बावजूद उसने दूसरे धर्मों के लोगों के साथ समानता और सहिष्णुता का और सहनशीलता की जो नीति थी जो थी वो अपनाई थी। साथ में वो कला और साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं संगीतज्ञ था, कवि था, विद्वान था और विद्वानों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। महान दानी व्यक्ति था। वो गरीबों, निर्धनों, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। ये उसके चरित्र की प्रमुख उपलब्धियां थी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।